हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का ये नया एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका को लेने के लिए कोई उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से धड़ाकेदार तरीके से मार रहा था, और उसके कुछ ही देर बाद इशिका और आस्था जी के कानों में बंदूक की गोलियों की आवाज़ आने लगती है, जिससे आस्था जी और साथ इशिका बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। आस्था जी के मॉम और डैड भी अपने रूम में एकदम से दुबक गए थे। उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजे तक भी जा सके। वहीं आस्था जी जो कहती हैं, हमें जाना होगा इशिका बेटा, आप छुप जाइए कहीं पर, मैं देख कर आती हूँ। कि तभी इशिका जो कहती है, मुझे दोबारा से अपनी मॉम को नहीं खोना है, प्लीज़ आप मत जाइए। और ये बोलकर वो तुरंत ही उनके गले से लग जाती है। जैसे ही आस्था जी ने फाइनली इशिका के मुंह से अपने लिए मॉम शब्द सुना, बस उनकी आंखें एकदम से भर जाती हैं और वो कहती हैं, आपने हमें अपनी माँ बोला। इशिका जो कहती है, मैं आज तक समझ नहीं पाई, आप मेरी मॉम जैसी नहीं बल्कि आप ही मेरी मॉम थी। मैं तो बेवकूफ़ थी जो जो आपको समझ नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी। आस्था जी जो कहती हैं, अब इस वक्त में आप मुझे इमोशनल मत करिए। देखिए, अब आपको छुपना होगा, मैं देख कर आती हूँ। हाँ। और भी आस्था जी इशिका को ये बोलती हैं कि तभी उनके अपने रूम के दरवाजे के बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा कोई पीटने लगता है। जैसे ही आस्था जी सुनती हैं, उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वहीं इशिका जो एकदम से घबरा गई थी और वो आस्था जी को जोर से पकड़ लेती है। जैसे ही आस्था जी की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इशिका को छोड़ें। वो इशिका को अपनी बाहों में कस के छुपा ली थी, जैसे अगर वो इशिका को अपनी कस की बाहों में छुपा लेंगे तो कोई इशिका को उनसे दूर नहीं कर पाएगा। फाइनली इशिका के मुंह से आज माँ सुनने के बाद उनकी आंखें जो लगातार रोए जा रही थी, कि तभी थोड़ी देर में ही वो दरवाज़ा भी कस के खुल जाता है और अंदर आते हैं श्रीकांत ओबेरॉय, जो अपने हाथ में बंदूक लिए आस्था जी को पॉइंट करते हुए कहते हैं, चुपचाप से अपनी वो स्टेप डॉटर हमें दे दीजिए। आस्था जी, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही आपकी बच्ची से है, हम तो बस उसकी शादी कराना चाहते हैं। और ये बोलकर वो रुआन की तरफ देखने लगते हैं जो पीछे ही खड़ा था। रुआन जो अंदर आते हुए कहता है, डैड प्लीज। और ये बोलकर वो उनके गन को उनके हाथ से छीनते हुए कहता है, वो मेरी होने वाली बीवी है, उसे इस तरह से डरा नहीं सकते आप। और ये बोलकर वो उनके बंदूक को अपने पॉकेट में रखते हुए इशिका के पास आ जाता है। इशिका जो अभी भी आस्था जी को कस के पकड़ी हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो श्रीकांत ओबेरॉय या रुआन से अपनी नजरें मिला सके। रुआन जो से कहता है, इशिका इशिका, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हें, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। आस्था जी जो से कहती हैं, भगवान के लिए रुआन बेटा, आप इससे दूर रहिए, मुझे डर लग रहा है। रुआन जो कहता है, आंटी मैं बात करना चाहता हूँ एक बार इशिका से, उस दिन जो भी कुछ हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं इशिका को लेकर बहुत ही ज्यादा, इशिका तुम तो जानती हो ना मुझे। श्रीकांत जो देख रहे थे अपने बेटे को बहुत ध्यान से कि रुआन इशिका के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल है कि वो अपनी आंखों के आंसुओं को अपने बच्चों की तरह अपने हाथों से पोंछा जा रहा है। इशिका के न मानने की वजह से रुआन को बड़ा तकलीफ सा हो रहा था, और जिस तरह से इशिका उससे डर रही थी, रुआन को बहुत ही बुरा लग रहा था। रुआन जो बहुत ही हिम्मत करके अपने हाथ को उठाता है और उसके कंधे पर धीरे से टच करते हुए कहता है, इशिका इशिका प्लीज। जैसे ही उसकी एक उंगली भी इशिका के बदन पर छुआती है, वो एकदम से झटके से आस्था जी से और ज्यादा चिपकते हुए रोने लगती है। कि तभी श्रीकांत ओबेरॉय जो अपने बॉडीगार्ड से रिवॉल्वर मांगते हैं और आस्था जी के सर पर उनके पीछे से रखते हुए कहते हैं, चुपचाप से अपनी बेटी को छोड़ दो, वरना हम तुम्हारी खोपड़ी यहीं पर उड़ा देंगे। श्रीकांत ओबेरॉय की बात सुनकर आस्था जी जो मुड़कर देखती हैं और अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए कहती हैं, अगर हिम्मत है तो एक माँ को उसकी बेटी से जबरदस्ती दूर करके दिखाइए आप। उन्होंने इसे एक चैलेंज वे में बोला था। वहीं श्रीकांत ओबेरॉय जो उनके गाल पर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देते हैं, जिससे आस्था जी का मुंह एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है। इस एक्शन के लिए ना तो आस्था जी तैयार थी और ना ही रुआन को ये ठीक लगता है। वो अपने डैड से कहता है, डैड
इशिका डर रही है डैड, प्लीज काम डाउन। और ये बोलकर वो इशिका को जोर से आस्था जी से अलग करते हुए कहता है, इशिका प्लीज मेरी बात सुनो। और ये बोलकर वो उसे बेड से उतार देता है और उसे जोर से अपनी बाहों में लगाते हुए कहता है, इशिका इशिका प्लीज। इशिका जो जोरदार तरीके से उसे अपने आप से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर रुआन ने उसे बहुत ही कस के पकड़ रखा था। इशिका जो उससे एकदम धक्का मारते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। इशिका जो लगातार रोए जा रही थी और जैसे ही रुआन के टच उसके बॉडी पर फील हुआ था वो एकदम से कांप गई थी। रुआन जो एक एक स्टेप उसके और ज़्यादा करीब आते हुए कहता है, इशिका प्लीज़, इशिका ट्राई टू। कि तभी इशिका जो उसके सामने अपने कांपते हुए हाथ से हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाना। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कांप रही थी। रुआन को इशिका इस तरह कभी नहीं दिखी थी जिस तरह से इशिका की अभी ये हालत हो रखी थी। रुआन उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो कहता है, होली के दिन जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है इशिका, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, तुम्हें तो पता है ना। इशिका को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दौड़कर आस्था जी के पास जाने लगती है कि तभी आस्था जी के सामने श्रीकांत ओबेरॉय आते हुए कहते हैं, अपनी बेटी को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, वरना अपनी बेटी के साथ साथ अपने पति की भी लाश देखोगी तुम। श्रीकांत ने ये जानबूझकर बहुत ही तेज आवाज में बोला था, जिसकी आवाज और उनकी आवाज जो पूरे कमरे में गूंज जाती है। इशिका जो रोए जा रही थी मगर तभी उसके कान में आवाज पड़ती है तो वे एकदम से सुन्न हो जाते हैं, जैसे उसका दिमाग उसकी बॉडी से कहीं दूर जाकर, जैसे उसका दिमाग काम करना ही बंद कर गया हो। इशिका जो कहती है, डैड 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 कहाँ है। इशिका जो एकदम से रोते हुए पूछती है। रुआन जो उसके सामने आते हुए कहता है, तुम्हारे डैड ठीक है, विक्रम अंकल को कुछ नहीं हुआ यार, तुम प्लीज इस तरह से रिएक्ट मत करो इशिका प्लीज। और ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसे प्यार से सहलाते हुए कहता है, कम ऑन इशिका कम ऑन, हम मेंशन चल रहे हैं, हम वहाँ पर शादी कर रहे हैं, तुम्हें पता है बहुत ही खूबसूरत लहंगा है तुम्हारे लिए, तुम्हें जो तुम्हारा फेवरेट कलर है ना वो कौन सा था, वो पिच कलर, हाँ वही, मैंने उस कलर का लहंगा तुम्हारे लिए चूज़ किया इशिका प्लीज़ इशिका। इशिका जो कहती है, मेरे डैड कहाँ है, उन्हें कुछ, रुआन जो कहता है, उन्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम इस शादी के लिए हाँ तो कर दो, वरना तुम जानती हो ना डैड को, वो कुछ भी कर सकते हैं। श्रीकांत जो रुआन को देखते हुए मन में सोचते हैं, चाहे प्यार से ही कहो लेकिन क्या धमकी देने का तरीका है, मान गया मेरा ही बेटा है, कमाल कर दिया तूने रुआन। रुआन ने बहुत दिमाग लगाकर इशिका से ये बोला था। वैसे उसका इंटेंशन ये सब कुछ करने का नहीं था, उसे तो बस किसी भी तरीके से इशिका को शादी के लिए मनाना था। वो चाहता तो उसके एक सर पर बंदूक रख के भी उसे अपने साथ शादी के फेरे लेने के लिए मजबूर कर देता, मगर रुआन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इशिका उसे डर कर शादी करे। वो चाहता था कि इशिका खुशी खुशी से शादी करे। इशिका जो कहती है, मेरे डैड वो बच जाएंगे अगर मैं ये शादी कर लूँगी तो। रुआन जो कहता है, हाँ इशिका, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो फिर अंकल तो मेरे डैड समान हो जाएंगे ना, मेरे फादर इन लॉ, तो फिर भला मैं उनके साथ कुछ होने दूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है? कम ऑन इशिका चलो। और ये बोलकर वो इशिका का हाथ पकड़ लेते हैं। वहीं आस्था जी जो इशिका को रोकते हुए कहती हैं, नहीं मेरी बच्ची, ये लोग पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। कि तभी श्रीकांत ओबेरॉय उनके मुंह में अपनी बंदूक को डालते हुए कहते हैं, चुपचाप से रहिए आपको तो इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इस फैमिली से तो हैं ही नहीं। उस औरत की गुलाम थी आप जिस औरत की बेटी है इशिका, और हाँ, जिस प्रॉपर्टी की वो मालकिन है ना इशिका सहगल, वो सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम होने वाली है बहुत ही जल्द। तो आपके जितने भी मेहनत है ना उस कंपनी में, उसे छोड़ दीजिए आप, और अपने टेंशन को पूरी तरह से फ्री करके आप मेरे टुकड़ों पर पलना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे अब तक विक्रम यानी कि आपका पति मेरे टुकड़ों पर पलता था। और ये बोलकर वो भी इशिका और रुआन के साथ चले जाते हैं। इशिका जैसे ही
अपने डैड को बाहर खड़ा हुआ पाती है। उनकी आंखों में पूरी तरह से आंसू थे। इशिका जो तुरंत ही अपने डैड को गले लगाते हुए कहती है, डैड, और ये बोलकर वो उनसे एकदम से चिपक जाती है। मगर विक्रम जी उसे हाथ तक नहीं लगाते और उन्होंने अपने हाथ को पीछे करके उसके सामने अपना सिर झुका दिया था। इशिका जो कहती है, डैड आप ठीक है? आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे लगा था क्या हो गया आपको, आप इतने दिन से घर क्यों नहीं आ रहे? डैड डैड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोहन से शादी कर रही हूँ। उसकी आवाज़ अभी भी कांप रही थी क्योंकि उसके दिल में बहुत दर्द उठ रहा था। वो तो ध्रुव से शादी करना चाहती थी और उनके साथ कितनी अच्छी ज़िंदगी बिताने वाली थी, मगर उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी ये बोलते हुए कि वो रोहन से शादी करने वाली है और वो सिर्फ अपने डैड और अपने स्टेप मॉम यानी कि आस्था जी को खुश करने के लिए सिर्फ अपने चेहरे पर एक स्माइल लाने की कोशिश कर रही थी। रोहन जो विक्रम जी के सामने आता है और ऋषिका को पकड़ते हुए कहता है, आप नहीं चलेंगे हमारी शादी में, फादर इन लॉ? और ये बोलकर वो थोड़ा मुस्कुराता है। विक्रम जी जो उसकी मुस्कुराहट में टॉन्ट साफ देख पा रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कहते क्योंकि इस वक्त वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। विक्रम जी भी अपनी बेटी के साथ जाना तो चाहते थे, मगर श्रीकांत और विरॉय जो कहते हैं, आप अपनी बीवी के साथ रहिए, वैसे भी आपकी बेटी अब हमारे नाम हो चुकी है। मेरा बेटा उससे शादी कर रहा है तो आपको वहां पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्रम जी जो कहते हैं, मैं अपनी बेटी के साथ ही जाऊंगा, बस बात खत्म। श्रीकांत जो कहते हैं, अगर इतनी ही मर्जी है अपनी बेटी की खुशियां देखने के लिए तो आ जाइए, हमें क्या दिक्कत है हम। और ये बोलकर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो लोग श्रीकांत और विरॉय के दूसरे फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। क्रिस जो लगातार अपने मॉनिटर में उनकी गाड़ी के लोकेशन को ट्रेस किए जा रहा था, वो टैबलेट में उसी स्क्रीन को कनेक्ट करता है और ध्रुव के सामने आते हुए कहता है, सर, उसकी लोकेशन अब उसी फार्म हाउस की तरफ जा रही है जहां पर आपका शक था कि वो जाने वाला है। ध्रुव जो कहते हैं, चॉपर रेडी करवा दिया है? क्रिस जो कहता है, यस सर, रेडी है सर। और ये बोलकर क्रिस जो कहता है, सर चले? ध्रुव जो से रोकते हुए कहते हैं, ऐसे जाऊंगा तो बेचारे पहचान ही नहीं पाएंगे मुझे अपने पुराने फॉर्म में तो आने दो। और ये बोलकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। क्रिस जो कहता है, सर अपनी ड्रेसिंग कोड चेंज करने गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे मेरा अंदाजा तो हमेशा गलत होता है, लेकिन आई होप सो इस बार गलत नहीं होगा। कुछ ही मिनट्स में ध्रुव जो अपने पूरे पोस्चर को चेंज करके वापस आते हैं। क्रिस जो अपना पूरा फोकस अपने टैबलेट पर ही लगाया हुआ था कि तभी जैसे ही ध्रुव के शू की टक टक उसके कानों में पड़ती है, वो झटके से पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि ये तो पुराने मिस्टर कश्यप वापस आ चुके हैं। 5 पीस सूट के साथ ऊपर एक लॉन्ग कोट, साथ ही हाथ में एक रिवॉल्वर, फेस पर एक मास्क, पूरे बाल जो प्रॉपरली जेल से सेट और सागर जैसी नीली आंखें जिसमें उन्होंने बहुत सारे राज दबा कर रखे थे। क्रिस जो उन्हें देखकर तुरंत ही पूरी तरह से झुकते हुए उनके सामने कहता है, मिस्टर कश्यप, आप वापस आ गए हैं। ध्रुव जो कहते हैं, मैं आना तो नहीं चाहता था लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे। अब आ ही गया हूं तो कुछ तबाही तो मचेगी ना। क्रिस जो कहता है, जिसकी तबाही और जिसकी शामत आने वाली है उसका लोकेशन ट्रेस हो गया सर, वो अपने फार्म हाउस तक पहुंच गया है। ध्रुव जो कहते हैं, उसे भी जी लेने दो अपने आखिरी के कुछ अच्छे पल, वरना मेरे सामने आते ही उसकी सट्टी पिट्टी गायब होने वाली है। ध्रुव जो क्रिश की बात सुनकर कहते हैं, देर नहीं कर सकता मैं, मेरी इशिका की जान खतरे में है। जिस इंसान का कई सालों से खुद इंतजार किया वो आज खुद मेरे जंगल में फंस गया है। चले? और ये बोलकर वो क्रिश के साथ आगे निकल जाते हैं। उनके अपने ही फार्म हाउस के गार्डन में उनकी चॉपर लैंड हुई थी
जिसमें बैठकर वो लोग उसी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं जहां पर इस वक्त श्रीकांत ओबेरॉय इशिका और रुआन की शादी की प्रिपरेशन करवाए थे। रुआन जो उस जगह पर आते हुए कहता है, डैड, ये रास्ता तो हमारे मेंशन की तरफ नहीं जाता ना। श्रीकांत ओबेरॉय जो कहते हैं, ये हमारा नया मेंशन है, समझ लो तुम्हारी शादी का तोहफा। रुआन जो अपनी गाड़ी से उतरते हुए कहता है, मतलब आप ये सीक्रेट रखे थे? श्रीकांत ओबेरॉय जो कहते हैं, कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ती है बेटा, और वैसे भी मेरे जैसे लोगों को तो रखनी ही पड़ती है, क्यों विक्रम? और ये बोलकर वो हंसने लगते हैं, मगर विक्रम की हंसी तो जरा से भी निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उनके चेहरे पर तो मायूसी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी बेटी की जिंदगी बहुत जल्द उनके सामने ही बर्बाद होने जा रही थी और वो अपने हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे थे। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इवन वो चाहते भी थे करना, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सारे लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं, मगर इशिका जो अभी भी गाड़ी में ही बैठी हुई थी, उसका दिल बहुत जोरों से रो रहा था, क्योंकि उसे एक बार बस ध्रुव से बात करनी थी। मगर सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि उसे एक पल के लिए भी वक्त नहीं मिला। वो बस एक बार ध्रुव से ये सारी बातें बता देना चाहती थी, उन्हें गले लगकर रो लेना चाहती थी, क्योंकि आज वो किसी और की होने जा रही थी, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। जुआन जो उसको पकड़ता है और उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, मगर इशिका का तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। उसकी पूरी शरीर एकदम से भारी पड़ गई थी, जैसे उसके अपने कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। वही रुआन जो उसके बाजू को पकड़ते हुए कहता है, इशिका, इशिका कहाँ गुम हो गई, चले? इशिका जो कहती है, हाँ हाँ हाँ, हाँ चलते हैं, और ये बोलकर वो जैसे तैसे करके अपने कदम को गाड़ी से बाहर रखती है। रुआन उसको पूरी तरह से हेल्प करते हुए गाड़ी से बाहर निकालता है। इशिका का रो रो के बुरा हाल था, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल भी हो गई थी और साथ ही पूरी तरह सूज भी गई थी। वहीं विक्रम जी जो अपनी बेटी की इस हालत को देख देख कर बहुत ही ज्यादा मायूस हो रहे थे, तुरंत ही श्रीकांत ओबेरॉय के साथ साथ विक्रम, रुआन और इशिका भी मेंशन के अंदर चले गए थे। वहीं जैसे ही वो लोग बाहर की डेकोरेशन देखते हैं, श्रीकांत ओबेरॉय जो विक्रम से कहते हैं, कभी सोचा था तुमने कि इतनी बेहतरीन शादी करवाऊंगा मैं अपने बेटे की, और साथ ही तुम्हारी बेटी की? मुझे समझ नहीं आ रहा विक्रम कि हमने तो बहुत पहले से डिसाइड किया था, फिर अचानक से तुम्हारा मुंह ऐसे लटक क्यों गया है? वैसे भी ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हो रही ना। ये तो इशिका की मर्जी नहीं है शादी के लिए। विक्रम जी जो मन ही मन भगवान से प्रे कर रहे थे कि कोई तो हो जो इस वक्त इशिका को इस चंगुल से बचा ले। विक्रम जी को इस शादी के लिए मनाने के लिए उन लोगों ने इशिका की जान की धमकी दी थी, वहीं इशिका को विक्रम की जान की, और ऐसे करके तो उन लोगों ने शादी के लिए दोनों लोगों से हामी भरवाई थी, स्पेशली इशिका से, क्योंकि इशिका अपने डैड को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती थी। एक वही तो उसके अपने थे। विक्रम जी इन सारी चीजों का कसूरवार खुद को ही समझते हैं। इशिका की आंखें उस खूबसूरत से सजावट को देखकर एकदम से धुंधली पड़ गई थी, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। इशिका को ये मोमेंट बहुत एंजॉय करना था, मगर उसकी ज़िंदगी उसे इस तरह ये सारी सिचुएशन देगी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इशिका बस एक बार ध्रुव से ये सारी बात कर लेना चाहती थी, मगर उसके पास इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं था। वहीं श्रीकांत ओबेरॉय के ऑर्डर से इशिका को लोग अंदर ले जाते हैं दुल्हन बनाकर तैयार करने के लिए। 3 से 4 स्टाफ जो इशिका को अंदर ले जा रही थी कि तभी इशिका उनमें से एक से पूछती है, आपके पास फोन होगा क्या? मुझे एक इमरजेंसी कॉल करना था, प्लीज। इशिका की आवाज सुनकर वो स्टाफ जो कि उसे घूर कर देखती है और कहती हैं, सॉरी मैम, मगर हमें ये सब अलाउड नहीं है। इशिका को समझ नहीं आया था कि आखिर वो स्टाफ उससे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं। वहीं दूसरे स्टाफ इशिका को थोड़ा समझाते हुए कहती हैं, मैम, जब भी हम यहाँ आते हैं हमारे फ़ोन को तुरंत ही फ्लाइट मोड में करवा दिया जाता है और हमें किसी को भी यहाँ से कॉल करना अलाउड नहीं है मैम। इशिका जो कहती है, ऐसा क्यों? ऐसा कौन करता है और ऐसा क्यों है? कि वहीं जो पहली स्टाफ जो उससे बहुत ही रूडली बात की थी वो कहती है, आपको इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए।
आपको बस दुल्हन की तरह हमें सजाना है और इतना ही हमारी ड्यूटी है, चलिए। और ये बोलकर वो लोग उसे एक रूम में ले जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा पिच कलर का लहंगा जो इशिका के सामने एक स्टाफ लाते हुए कहती है, मैम आपको यही पहनना है, आप प्लीज़ पहन कर आएंगी, उसके बाद हम लोग आपका मेकअप स्टार्ट करेंगे। इशिका जो कहती है, हाँ ओके। इशिका उस लहंगे को पकड़ते हैं और बाथरूम की तरफ चेंज करने के लिए चली जाती है। वहीं इशिका जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद करती है, उसकी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगती हैं। वो कस के चिल्लाकर रोना चाह रही थी, मगर वो ये भी नहीं कर सकती थी। वो आसपास की जगहों में देखती है कि काश कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ से वो यहाँ से भाग निकले, मगर पूरे बाथरूम पूरी तरह से पैक थे, तो उसे मजबूरन वो लहंगा पहनना ही पड़ता है। वो लहंगा पहनकर बाहर निकलती है और फिर वो सारी लड़कियां जो उसके आसपास उसे घेरा बनाकर तैयार करने लगती हैं। इशिका जो इस टाइम ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। इशिका जो उन सारे मोमेंट्स को याद कर रही थी, जब जब वो ध्रुव के साथ बातें किया करती, जब जब ध्रुव उसको बार बार पढ़ाई में फोकस करने के लिए कहा करते और इशिका उनके चेहरे में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाया करती थी। जिस तरह से आंखें बंद करती, इशिका के सामने ध्रुव के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स किसी रील की तरह चल रहे थे। उसकी आंखों के सामने जैसे ही ध्रुव का चेहरा आता है, वो झटके से अपनी आंखें खोलती है और वो जब खुद को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मायूस थी। साथ ही उसकी आंखें जो फिर से रोने को तैयार हो चुकी थी, मगर इस वक्त उसे रोना तक अलाउड नहीं था क्योंकि उसका मेकअप जो खराब हो जाता। वहीं कुछ देर बाद इशिका को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार कर दिया जाता है। इशिका जो खुद को देखकर कहती है, काश एक बार आप मुझे ऐसे देखते, आई स्वेयर आप मेरे ऊपर तो फिदा ही हो जाते। और ये बोलकर वो उसकी आंखें फिर से भर आती हैं। वहीं एक स्टाफ जो उसे कहती है, मैम ये लीजिए, आप प्लीज़ रोइए मत और ये टिश्यू पेपर रखिए अपने पास। अगर आंखों से आंसू आए तो उसे आंखों में दबाकर ही उसे यहाँ पर ऐसे किनारे से पोंछ लीजिएगा, वरना आपकी आंखों के मेकअप खराब हो जाएंगे। इशिका जो उस स्टाफ को देखती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरी आंखों की मेकअप और मेरे चेहरे की मेकअप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे आंसुओं से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। और ये बोलकर इशिका जो ज़ोर से चिल्लाना चाह रही थी, मगर वो स्टाफ जो उससे कहती हैं, मैम देखिए, हमारी तरफ से मेकअप में अगर कोई गड़बड़ आई तो ओबेरॉय सर हमें बहुत डांट लगाएंगे, इवन हमारी सैलरी भी कट हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ मैम हमारे लिए। इशिका जो कहती है, हमारे लिए, मेरी यहाँ ज़िंदगी निकली, यहाँ ज़िंदगी के सारे तार कट हो रहे हैं और इनको सैलरी की पड़ी है। एक बार बस बात हो जाए सर से, अरे मैं क्या करूँ। इशिका जो एकदम से घबराए जा रही थी और वो इस रूम से बाहर ही नहीं निकलना चाह रही थी। वहीं रुआन भी शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था और वो तो जाकर मंडप में भी भागकर बैठ गया था, जिससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। पंडित जी भी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे इशिका ये सुनती है, उसकी धड़कनें जो जोर जोर से बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव और क्रिश जो चौपर से उन्हीं के मेंशन की तरफ निकल गए थे। क्रिश जो लगातार उस पायलट को ओबेरॉय मेंशन की लोकेशन बता रहा था अपने टैबलेट से देखते हुए। वहीं साथ ही ध्रुव जो अपने फ़ोन में इशिका की कुछ फ़ोटोज़ को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। जहां इशिका की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसकी आंखों से उसके आंसू रुक नहीं पा रहे थे, वहीं ध्रुव तो एकदम बेफिक्र थे। उसकी फ़ोटोज़ को देखते हुए कहते हैं, कितना परेशान करती हो तुम, एज अ स्टूडेंट इतना परेशान करती हो तो एज अ बीवी तुम तो मेरी जान ही ले लोगी। और ये सोच कर ही उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर कि तभी जैसे ही ध्रुव अपनी आंखें बंद करते हैं, इशिका का वो सुबह सुबह का डरा हुआ चेहरा उनके सामने आ जाता है और वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहते हैं, तुमसे वादा किया था ना कि अपने हाथों से सबसे पहला रंग मैं तुम्हें लगाऊंगा और साथ ही तुम्हारे चेहरे पर सबसे पहला होली का रंग मेरे हाथों से ही लगेगा। तो भला मैं वादा तोड़ता कैसे, लेकिन तुम तो एकदम से डर ही गई थी। पता नहीं आज तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा मुझे देखकर। और वो अपने मन में ही कहते हैं, मैं तुम्हें अपना ये रूप नहीं दिखाना चाहता था मुझे। ध्रुव अपने मन में ही सोचते हुए कहते हैं, पता नहीं इस रूप को देखने के बाद तुम मेरे पुराने वाले इशिका रह जाओगी या नहीं। क्या तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ वैसा ही रह पाएगा जैसा हमेशा रहता था,
या तुम भी मुझसे बाकी लोगों की तरह डरने लगोगी। लेट्स सी इशिका, लेट्स सी। और ये बोलकर वो फिर से उसकी फ़ोटोज़ में अपनी नज़रें गड़ा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी जो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, वो श्रीकांत और पिरोय को देखते हुए कहते हैं, वधु को बुलाया जाए। श्रीकांत और पिरोय जो फीमेल स्टाफ को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जाओ देखो कितना टाइम लग रहा है उसे तैयार करने में। श्रीकांत और पिरोय की ऑर्डर सुनकर सारी फीमेल स्टाफ वहां से जाती हैं और ऋषिका को जाकर ले आने लगती है। रुवांश अपने डैड से कहता है, डैड इतना सुना सुना क्यों लग रहा है सब, आप प्लीज म्यूजिक तो चलवा दो यार, मतलब शादी है, कोई मैयत थोड़ी ना है। श्रीकांत और पिरोय जो कहते हैं, आजकल के बच्चे देखो कितना शौक होता है इन्हें गाना सुनने का, वो भी शादी के वक्त। अरे तुम अपने मंत्र पर ध्यान दो। रुवान के सारे ख्वाहिश को श्रीकांत हमेशा पूरी करते थे, जिसकी वजह से वो तुरंत ही डीजे और म्यूजिक को तुरंत ही ऑन करवाते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है इस कहानी के आगे के एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।